गाड़ियाँ रुक गई, ये ट्रांसपोर्ट फेल हो गई, तो आपके बैंकर भी फेल हो जाएंगे और आपके लोकल फाइनेंसर भी फेल हो जाएंगे। फ्रेट रेट जो हमारा वहीं खड़ा है और बाकी का जो खर्चा जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्रेट रेट जो है वो ये बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और सवाल ये है कि आम जनता परेशान है। पर क्या आपको लगता है कि आम जनता ही परेशान है? ट्रांसपोर्टर्स की क्या हालत है? हम उनके बारे में सोचना शायद भूल जाते हैं, जो हमारे घर तक राशन पहुंचाते हैं, जो हमारे घर तक सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तेल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी नीड है, जो यहाँ से वहाँ करते हैं, उनके बारे में हम भूल जाते हैं। उनको इस समय कितना नुकसान हो रहा है, क्या हम इस बारे में जानते हैं? चलिए आज बात करते हैं। आज उनके लिए बात करते हैं जिनके लिए बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रही हूँ और लगातार करेंगे। नरेंद्र सिंह राणा जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं और बातचीत से ही निकालेंगे निचोड़ कि आखिरकार इस समय ट्रांसपोर्टर्स अपने आप को किस कगार पर देख रहे हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक ऑर्गेनाइजेशन के आप प्रेसिडेंट हैं जी। किस और देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स इस समय किस और जा रहे हैं? क्या उनको ये बढ़ते हुए तेल का नुकसान जो है उनके लिए बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर और भी टैक्सेस की मार होती है और बैंकों में भी उन्होंने कहीं ना कहीं लोन लिए होते हैं। कितने इस समय नुकसान जो है वो झेल रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर के साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपको मालूम होगा कि जब मिलिटेंसी का दौर था जी। हमारे बहुत सारे ड्राइवर रास्ते में मार दिए गए और हमारे ट्रांसपोर्टर क्या कहते थे, भाई हम गाड़ियां लेके कश्मीर नहीं जाएंगे। लेकिन आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यूनियन। मेरी रजिस्टर्ड यूनियन है, गवर्नमेंट की बॉडी है वो। तो हम रिक्वेस्ट करा करते थे अपने ड्राइवर से कि भाई आपको असेंशियल अकोमोडिटीज़ जो है कश्मीर में पहुंचानी है, लेह लद्दाख को आपने जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। इवन कि उन दिनों में डिमांड थी कि मेडिसिन जो है ये हमारे कश्मीर में ख़त्म होती जा रही है, तो स्पेशल ट्रक में अलॉट किया करता था उन दिनों में मेडिसिन के लिए। जी। एक दूसरा, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हुई, तभी मेरी ट्रांसपोर्ट ने सफ़र किया। उसके बाद आपकी ये न्याय कानून इन्होंने लाया था, उस पर भी हमें नुकसान हुआ काफ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, भाई एक डेस्टिनेशन सपोज करके जम्मू से लेके हम उधमपुर के लिए एक हमारा स्पॉट है जहां हमने एफसीआई को ड्रॉप करना है या और एसेंशियल अकोमोडिटीज़ हमने ले जानी है। जी। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि उस वक़्त हमारा 10,000 रुपया रेट था जम्मू से उधमपुर और उधमपुर से जम्मू। जी। रेट बढ़ते गए आज 90 रुपये पर लीटर है। मैं ये बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि भाई होता क्या है कि भाई 10,000 रेट था, उस जगह का हो गया 12 या 13। ये 12-13 की बात नहीं हुई, ये 10 से डायरेक्टली 22,000 रुपया हमारा रेट बन गया, वहाँ का हमारा खर्चा बनता है। आप ये बताइए कि फ्रेट रेट हमारा क्या है? फ्रेट रेट जो हमारा वहीं खड़ा है और बाकी का जो खर्चा जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्रेट रेट जो है वो ये बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा पर्टिकुलरली आज की यूटी सरकार से ये है कि कम से कम 35 से 40% रेट अगर हमारे ट्रांसपोर्ट का फ्रेट रेट बढ़ता है तो मैं समझता हूँ मेरी ट्रांसपोर्ट चल पाएगी। और ये भी मैं कह दूँ, अगर हमारे रेट नहीं बढ़ते, गाड़ियाँ रुक गई, ये ट्रांसपोर्ट फेल हो गई, तो आपके बैंकर भी फेल हो जाएंगे और आपके लोकल फाइनेंसर भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनसे हमने करोड़ों रुपया लोन के तौर पे लिया हुआ है और मंथली 30,000 से 35,000 रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट हमने बैंकों को देनी है। हमारे पास इनकम नहीं तो बैंक भी ख़त्म है, बैंकों को हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए।
इस समय उनके परिवारों की क्या हालत हुई है, क्योंकि हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही है, पर उनके परिवार भी साथ में सफ़र करता है। अभी उनके परिवारों की क्या हालत है? क्या अभी तक आप तक ये बात कोई पहुंची है? देखिए, जहाँ तक हमारा एक ट्रांसपोर्ट चलता है ना, उसके साथ ड्राइवर का भी परिवार चलता है, उसके साथ क्लीनर का परिवार भी जो है फीडअप होता है, उससे बालक भी अपना फीडअप कर पाते हैं। उनके साथ हमारी जो मैकेनिक्स हैं उनका काम भी चलता है। इस तरीके से बहुत सारे परिवारों को ये फीडअप करती है हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। लेकिन आज मेरा ड्राइवर जो है, उस ड्राइवर को हम 4,000 या 5,000 रुपया मंथली सैलरी देते थे। आज वो डायरेक्टली कहता जी मुझे 12-15 हज़ार रुपया महीना सैलरी दोगे तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं हर चीज़ की। बच्चों को एजुकेशन के लिए आप देख लीजिए स्कूलों के रेट क्या हो गया, उनको कितनी चार्जेस कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर ट्रांसपोर्टर के पास रेट नहीं होगा, वो अपने ड्राइवर को कैसे चलाएगा, क्लीनर को कैसे चलाएगा, गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करेगा और अपने आप को कैसे चला पाएगा। मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल सी बात हो गई है, नहीं चला पा रहे हम अपने। फेयर भी 19% बढ़ा था, क्या फेयर 19% बढ़ना उनके लिए काफ़ी होगा? क्या 19% से जितना भी पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या उससे उनको परेशानी उनकी दूर हो जाएगी? नहीं मैडम, बात जो आप 19% की बात कर रही है ना, जी। वो रेट जो है परसेंटेज ट्रांसपोर्ट के बढ़े थे, ठीक है, वो उनका जो रेट हाइक हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट 19% हाइक, क्योंकि वो 90% हाइक पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। चलो यार, जो लॉस हो रहा है कम से कम उसको पूरा करें, इनकम उनकी नहीं बढ़ी है। इसी तरह मैं ट्रांसपोर्ट जो लोड कैरियर है उनके लिए आपको कहना चाहता हूँ, कम से कम 30 से 35% रेट जब तक हमारा फ्रेट रेट जो है वो हाइक नहीं होगा, ये ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाएगी। और ट्रांसपोर्ट फेल, एंड यू नो दिस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इंडस्ट्री इज पेइंग मैक्सिमम रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, फिर भी इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसको बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट जो है इस पर लास्ट लेग पे खड़ी है। अगर गवर्नमेंट ने इन्हें प्रॉपर ढंग से फीडअप नहीं किया तो समझिएगा ये ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी, टोटल खत्म हो जाएगी। आप पीडीपी से भी ताल्लुकात रखते हैं और पिछले चंद दिनों में महबूबा मुफ्ती पर एक सम्मन जो है वो भी ईडी द्वारा भेजा गया, वो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में सच में इन्वॉल्व है महबूबा मुफ्ती? देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? व्हाट इज़ द मीनिंग? आप क्लियरली कहिए ना। अगर ईडीआई ने मैडम को समन भेजा है, उसमें लिखो कि आपने यहाँ रिश्वत ली, आपने यहाँ से पैसा खाया, यहाँ से पैसा खाया। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, मैं समझता हूँ जिस ईडी ने बुलाया उनको भी ये मालूम है मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। वेयर एज मैं मुफ्ती साहब के साथ 87 से चला हूँ, मैं इस परिवार के एक एक बच्चे को राइट फ्रॉम पाँव के नेल से लेके सिर के बालों तक जानता हूँ कि ये परिवार कैसा है। मैं बताता हूँ, आज से 25-28 साल पुरानी बात मैं शुरू करता। नौगाम कश्मीर में मुफ्ती साहब का मकान है, वहाँ मुफ्ती साहब वर्कर्स की मीटिंग बुलाया करते थे, हम जाते थे वहाँ पे। मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि वहाँ उस वक़्त भी साइड की फटियाँ टूटी हुई हैं, दरवाज़ा टूटा हुआ है, ये है वो है। मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर बने तो खुशी तो उस वक्त होनी चाहिए थी। पता चलता कि मुफ्ती साहब का बॉम्बे में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, उन्होंने कहीं फॉरेन में भी मकान ले रखा, कश्मीर के अंदर 2-3 मकान है। लेकिन मुफ्ती साहब पे कोई एक पैसे का लांछन नहीं लग सकता। और ये महबूबा मुफ्ती जो है ये उसी की बेटी है। और आई मस्ट से आई वांट टू से शी इज द पुअरेस्ट पॉलिटिशियन नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू आउट इंडिया। जी, तो कहीं ना कहीं आप इसको नकार। मैं वी पीपल स्ट्रांगली कंडेम। ये मैडम को हरास किया जा रहा है बिना मतलब के। किस वजह से? फिर क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि उनको हरास किया जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको हरासमेंट क्या है। अभी ये राजेंद्र सिंह जी चिप बैठे हैं मेरे पास, ये भी पॉलिटिकल लीडर है हमारा। अगर ये आदमी पॉलिटिक्स में अगर मैं राइज कर रहा हूं तो ये आदमी कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र सिंह की लेग पुलिंग की जाए, वो वाला आदमी भी कोशिश कर रहा है लेग पुलिंग की जाए। अब मैडम महबूबा मुफ्ती अपने वर्कर से मिलने के लिए बारामूला में गई।
जो लोग कहते थे कि पीडीपी को हमने ख़त्म कर दिया, अब देखेंगे महबूबा मुफ्ती क्या करती है। तो बारामूले के वर्कर मीटिंग्स में 3,000 से ऊपर हमारा वर्कर मैडम के पास आया, मैडम से बैठा और उन्होंने कहा महबूबा जी आप आगे चलें, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन लोगों के मुंह पे वो एक आप कह सकते तमाचा था जो कहते थे कि पीडीपी को ख़त्म कर दिया। आज 3 दिन पहले अनंतनाग में मैडम ने जो प्रोग्राम किया, वहां पे मैडम मैं बताता हूं आपको कि अगर 2,000 2,500 तो हमारा वर्कर था, 2,000 या 2,500 आदमी हमारा वर्कर था, लेकिन उसके साथ साथ जो 2,000 2,500 और लोग जुड़े, और वर्कर हमारा जुड़ा, और वर्कर जो हमारा जुड़ा, उन लोगों ने भी कहा महबूबा जी आप हम आपके साथ, आप आगे बढ़िए। अब महबूबा जी की स्ट्रेंथ दिन ब दिन इतनी कश्मीर में बढ़ती जा रही है, ये मेन काज है। अब वो लोग जो हैं खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे, उन्होंने अब ईडी का सहारा लिया, कल एनआई का सहारा लेंगे, परसों सीआईडी का सहारा लेंगे। इससे कुछ बनने वाला नहीं है। पीडीपी जो है वो महबूबा मुफ्ती जी के साथ पूरी इंटैक्ट खड़ी है, और वी स्ट्रांगली कंडेम दिस कि इस तरीके के होचे काम जो हैं ना ईडी को करने चाहिए तो ना ही किसी और लोगों को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार 2 क्वेश्चंस जो मुद्दे मेन थे हमने वो उठाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्टर्स की, क्योंकि हमने जब मुद्दा शुरुआत की थी तो यही की थी कि आखिरकार ट्रांसपोर्टर्स का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक बात को ये बात क्लियर कर दी गई है कि अगर ट्रांसपोर्टर्स नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे हमारे घर में राशन कहाँ पर पहुँचेगा। अगर उन्होंने एक दिन की भी स्ट्राइक घोषित कर दी, हमारे लिए 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम उनके परिवार के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं दूसरी और बात यह भी है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को इस समय पीछे खींचने की कोशिश जो है कही जा रही है, ऐसा कहना है पीडीपी का, क्योंकि उनको पता है कि पीडीपी के साथ इस समय आम जन जो है वो लगातार जुड़ता ही जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।